वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे इफ्तिताह। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की भी करेंगे नकाब कुशाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत में हुकूमत की मुतअद्दिद स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के साथ की बातचीत। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने नई दिल्ली में रियासतों के इमदाद बाहमी के वुज़रा की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, पैक्स को बनाना होगा कसीर मकसदी। मुल्क में 65,000 पैक्स का निफाज बहुस्नो खूबी जारी। भारत और जापान के दरमियान 2+2 वज़ारती सतह की मीटिंग टोक्यो में ख़त्म। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने की भारत की नुमाइंदगी। जयशंकर ने मीटिंग को बताया उमंग और नतीजा खेज। बिहार में पटना टेरर मॉड्यूल से जुड़े मामले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। रियासत में 32 मकामात पर मारे जा रहे हैं छापे। अरिया से लेकर दरभंगा तक धरपकड़ जारी। और खेल की खबरों में ओडिशा में होने वाले 2023 हॉकी आलमी कप का शेड्यूल हुआ जारी। 16 टीमों के दरमियान होगा मुकाबला। भारत, इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ एक ही ग्रुप में। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक के एथलीट नीरज चोपड़ा आज ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स में लेंगे हिस्सा। लोसान में हाल ही में हुए डायमंड लीग में जीता था खिताब। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करेंगे। इक़्तिदार की मरकज़ की अलामत के तौर पर इस रास्ते का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अब यह नाम अवाम की शिरकत और बाइख्तियार होने की अलामत है। इस पूरे रास्ते को मोदी हुकूमत के अहम सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत दोबारा बनाया गया है। पिछले कुछ सालों से यह रास्ता और उससे मुल्हिका सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इलाका गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ज़बरदस्त दबाव बना रहा है और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है। इस इलाके में अवामी बैतुल खला, पीने का पानी, लोगों के बैठने के लिए नशिस्तें और गाड़ियों की मुनासिब पार्किंग जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान था। नीज़ यौम जमहूरिया परेड और दीगर कौमी प्रोग्रामों का इनकाद इस तरह किया जाना चाहिए कि लोगों की नक़्ल हरकत में कम से कम रुकावट हो और आम लोगों को होने वाली तकलीफ़ को कम किया जा सके। इन खदशात को मद्देनज़र रखते हुए इस रास्ते को दोबारा तैयार किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। इंडिया गेट के करीब छतरी के नीचे ग्रेनाइट का 28 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया गया है। ये मुजस्समा मुकम्मल तौर पर हाथ से बनाया गया है और इसकी तामीर में रवायती तकनीक और जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये मुजस्समा उनके होलोग्राम मुजस्समे की जगह नस्ब किया गया है। होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल जनवरी में नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर की थी। यह कदम नौआबादियाती ज़हनियत से आज़ादी अमृत काल में नए भारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 5 अहद में दूसरे अहद के मुताबिक है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि सूरत के रग रग में इत्तेहाद का एहसास है। सूरत के इत्तेहाद के सामने कोई चैलेंज टिक नहीं पाया है। लाल किले से मैंने जिन पंच प्राणों की बात की थी, उनमें से एकता का 5 प्राण, जो मेरा 5वां प्राण था, जिसके मैंने उल्लेख किया था, देश की एकता, आज सूरत के अंदर हम देखेंगे सूरत के रग रग में एकता का भाव है। और इसलिए सूरत का मेरे हृदय में बहुत विशेष स्थान भी रहा है। भाई और बहनों,
बाढ़ और महामारियों ने अनेक बार सूरत की परीक्षा ली है, लेकिन सूरत में एकजुटता के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं पाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सूरत ने मुझे जो ताउन दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बरसों पहले जब तापी में सैलाब आया था तो मैंने नौजवानों से मिलकर सूरत को फिर से संवारने की दरख्वास्त की थी। देखते ही देखते सूरत के नौजवान सड़कों पर निकल आए थे। महामारियों के नाम पर सूरत के विरुद्ध अपप्रचार की कोशिशों को भी हमने मिलकर नाकाम किया है। सूरत ने मुझे जितना सहयोग और आशीर्वाद दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है जब बरसों पहले तापी में बाढ़ आई थी तो मैंने युवाओं को में से मिलकर सूरत को फिर से संवारने का आग्रह किया था। देखते ही देखते सूरत के युवा सड़कों पर निकल पड़े थे। उन्होंने साफ सफाई का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। यहां तक कि सड़कों पर जो जिब्रा क्रॉसिंग के पेंटिंग करना होता है उस काम को भी हमारे सारे नौजवानों ने रातों रात पूरा कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के करोड़ों छोटे किसानों को हर कदम पर सहारा देना हमारी हुकूमत की तरजीह है। देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। गुजरात के भी 60 लाख से अधिक किसान परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरे गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो गया है। बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। इसी सोच के साथ बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में मेडिकल कॉलेजों की तादाद 11 से बढ़कर 31 हो गई है। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेजों के क़याम की तजवीज़ है। सेहत को तरजीह देने की अपनी कोशिशों में हमने अवामी शराकतदारी को आला तरीन रास्ता माना है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। आरोग्य को प्राथमिकता देने के इस प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है। इसमें हमारे सूरत के रत्न कलाकारों ने, दूसरे व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और मुझे खुशी है, चाहे सौराष्ट्र से आए हुए लोग हो, चाहे उत्तर गुजरात से आए हुए लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, राजस्थान से आए हो, आंध्र से आए हो, उड़ीसा से आए हो, हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भलाई के लिए किया ही किया है। आरोग्य के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाने की एक समृद्ध परिपाटी बीते दशकों में सूरत में विकसित हुई है। आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में गरीबों के लिए मुल्क भर में 3 करोड़ से ज़्यादा पक्के घर बनाए गए हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़्यादा घर गुजरात के गरीब खानदानों को दिए गए हैं। बीते 8 वर्षों में देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए जा चुके हैं। इनमें से 10 लाख से अधिक
घर गुजरात के गरीब परिवारों को मिले हैं। इसमें भी लगभग 1.5 लाख परिवार हमारे सूरत और उसके आसपास के जिले के लोग हैं। भाई और बहनों, सूरत सहित पूरा गुजरात विकास की भावनाओं को भी समझता है, संभावनाओं को भी समझता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मुल्क में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की आदाद शुमार आते हैं तो उसमें सूरत का ताउन होता है। कामयाब टीकाकारी का क्या असर होता है, इसे सूरत से बेहतर कौन समझ सकता है। जब देश एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाता है तब सूरत का उसमें योगदान होता है। हाल में जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की तेज रिकवरी को पूरी दुनिया सराह रही है। जिस प्रकार भारत ने, गुजरात ने कोविड का मुकाबला किया, दुनिया के सबसे तेज और विशाल टीकाकरण अभियान को चलाया, उसने व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से पटरी पर लाने में मदद की है। सफल टीकाकरण का क्या असर हुआ है, इसको सूरत के से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पूरी दुनिया अब भारत से सीखने की बात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत होने का एजाज़ हासिल किया है। ये तरक्की मामूली नहीं है, इससे हर भारतीय का सीना फख्र से भर जाता है। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से देश को और मेहनत करने का, अमृतकाल के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला मिला है। ये प्रगति मामूली नहीं है। हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। हमें अपने उत्साह, अपने उमंग को इसी तरह बनाए रखना है। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने नई दिल्ली में रियासतों के कोऑपरेटिव वजीरों के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर ममलिकत CBL वर्मा और मुल्क की तमाम रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के कोऑपरेटिव के वज़रा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज 50 बरसों के बाद हमें वक्त के मुताबिक तब्दीली की ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए नए कोऑपरेटिव कमेटी तश्कील दी गई है। हमारे यहाँ सहकारिता ये कोई नया विचार, नया कंसेप्ट नहीं है। 125 साल पुराना हमारे यहाँ ये विचार भी है, गतिविधि भी है, संस्कार भी है। परंतु कोई भी गतिविधि हो, अगर 50 साल के बाद उसके समय के अनुकूल हम बदलाव नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे वो गतिविधि कालबाह्य हो जाती है। इसलिए सर्वांगीण विकास विचार करने के लिए एक सहकारिता नीति को तैयार करने के लिए एक समिति बनाया गया है। सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व है और हमारे देश के पूर्व उद्योग मंत्री और सहकारिता क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे सुरेश प्रभु जी को उसका अध्यक्ष बनाया है और उनकी अध्यक्षता में आप सभी से सार्थक चर्चा कर इस सहकारी नीति के दस्तावेज को हम फाइनलाइज करेंगे। इस मौके पर कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि कोऑपरेटिव से 51% गाँव जुड़े हुए हैं, वहीं मुल्क के 94% किसान किसी न किसी शक्ल में कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं और एक प्रकार से 51% गांव देश के किसी न किसी स्वरूप से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए और 94% किसान किसी न किसी स्वरूप से, चाहे दूध उत्पादक सहकारिता से जुड़े हो, चाहे कोई फाइनेंस लेता होगा, चाहे कोई अपने उपज का मार्केटिंग के लिए सहायता लेगा होता, कोई भंडारण की लेता होगा, परंतु 94% किसान आज सहकारिता से जुड़े हैं। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। दो जदीद और मुतहरिक अक़वाम के तौर पर भारत और जापान के दरमियान कई दहाइयों से तारीख़ी ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की एक तवील तारीख़ रही है और रिश्तों की इसी कड़ी को मज़ीद मजबूत करने के लिए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में अपने जापानी हम मनसबों के साथ दूसरे भारत जापान
2+2 वजारती मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। जापान की तरफ से वज़ीर दिफा यासुकाज़ु हमदा और वज़ीर ख़ारजा योशिमासा हयाशी ने नुमाइंदगी की। इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इब्तदाई जंगी मश्क का जल्द इनाकाद दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ज़्यादा ताउन और बाहमी ताउन की राह हमवार करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमारी बुनियादी तरजीह भारत और जापान के दरमियान दिफाई साजो सामान और तकनीकी ताउन को बढ़ाना है। उन्होंने जापानी दिफाई कंपनियों को भारतीय दिफाई राहदारियों में सरमायाकारी करने की भी दावत दी। We are happy to note that our air forces were working closely for early conduct of the inaugural Air Force fighter exercise. Enhancing the defense equipment and technological cooperation between India and Japan is one of our key priority areas. In our meeting today, I had the opportunity to propose engagements in emerging and critical technological domains. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मॉड्यूल केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम छापा मारने बिहार के कई शहरों में पहुंच गई है। NIA की तरफ से तकरीबन 32 मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इससे कबल NIA के छापों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। NIA की मुख्तलिफ टीमें आज सुबह से दरभंगा, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर अजला में छापे मार रही है। पटना के फुलवारी शरीफ में दहशतगर्दी के तरबियती कैंप का पर्दाफाश करने वाले मुलजिमान के ठिकानों की तलाश की जा रही है। NIA एहलकार परवेज़ आलम, सनाउल्लाह, मुस्तकीम समेत दिगर मुश्तबा दहशतगर्दों के रिश्तेदारों से पूछगछ कर रहे हैं। NIA की टीम आज सुबह दरभंगा के सिंगवार थाने के शंकरपुर गांव पहुंची। यहां मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। इस गांव के सनाउल्लाह और मुस्तकीम के खिलाफ पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। मुस्तकीम घर पर नहीं है, उसके अहले खाना से पूछगछ की जा रही है। साथ ही NIA की टीम भी सारण जिले के गांव रुदलपुर पहुंच गई है। यहां PIFI के रुकन और सरकारी टीचर परवेज़ आलम के घर की तलाशी ली जा रही है। NIA के साथ साथ पुलिस टीम भी मौजूद है। परवेज़ आलम दहशतगर्दी के मॉड्यूल केस में फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज FIR में 26वां मुलजिम है। इसके अलावा वैशाली ज़िले के चेहरा कला के तिलसेहान गांव में भी मोहम्मद रियाज अहमद के यहाँ छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के गौरिहर गांव में भी छापेमारी की इत्तला है। और तकरीबन 2 माह कबल पटना के फुलवारी शरीफ में वाक़ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप का पर्दाफाश किया गया था। यहाँ जिस्मानी तरबियत के नाम पर नौजवानों को मुल्क में तशद्दुद और दुश्मनी फैलाने की तरबियत दी जाती थी। उन्हें हथियारों का इस्तेमाल भी सिखाया जा रहा था। पुलिस ने जाए वक़ूफ़ से कई दस्तावेज़ात पुलिस को मिले हैं जिनमें हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश का जिक्र था। इसके बाद केस NIA को मुंतकिल कर दिया गया है। NIA की टीम ने बिहार के मुख्तलिफ अजला में मौजूद मुश्तबा दहशतगर्दों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। DRDO के साइंसदानों और भारतीय फ़ौज ने आज सतह से हवा में मार करने वाले छठे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया। तजुर्बे के दौरान मिसाइल ने मुकर्ररा वक्त पर सही हदफ को निशाना बनाया। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में QRSM मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ये मिसाइल रेंज में आने वाले दुश्मन के मिसाइलों, तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट शहरियत तरमीमी कानून CAA 2019 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत पीर यानी 12 सितंबर को करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित और जस्टिस N रविंद्र की भट्ट की बेंच CAA को चैलेंज करने वाली कम अज़ कम 220 दरखास्तों की समाअत करेगी। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के ज़रिए मुनक़िदा भारत में महंगाई पर काबू से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की वजह से दुनिया भर में खाम की तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ताहम हमने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि इसका अवाम पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने G20 और क्रिप्टो रेगुलेशन पर भी तबादला ख्याल करने के लिए
IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जॉर्जिया से मुलाकात की। अहम बात यह है कि भारत G20 का अगला सदर बनने जा रहा है और वज़ीर ख़ज़ाना ने इस सिलसिले में IMF से मदद मांगी है। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF के सरबराह से दुनिया को दरपेश मुआशी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया और बहरान ज़दा आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे और जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने खुराक और तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से दुनिया भर के कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर पड़ने वाले असरात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सबके लिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से आलमी ताउन की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF को इस पर पहल करनी चाहिए। IMF के सरबराह ने कहा कि तमाम आलमी चैलेंजों के बावजूद भारत अब भी तरक्की के लिए एक पुरकशिश मकाम बना हुआ है। और अब आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम अन्नापूर्णा देवी ने कहा है कि मुल्क भर में 18 करोड़ से ज़्यादा बालिग अफराद को खानदा बनाना एक बड़ा चैलेंज है। आज नई दिल्ली में बैनुल अक़वामी यौम खानदगी के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अन्नापूर्णा देवी ने कहा है कि न्यू इंडिया खानदगी प्रोग्राम के तहत 2022 से 2027 तक हर साल 1 करोड़ यानी कुल 5 करोड़ बालिग अफराद को खानदा बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे प्रोग्राम के तहत ख़वातीन, पसमानदा तबक़ात और माज़ूर अफराद की तालीम पर खुसूसी जोर दिया गया है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आप हुकूमत पर कहा है कि तनकीद करते हुए कहा है कि ईमानदार, कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वालों का दागदार किरदार अब वाज़े हो गया है। उन्होंने कहा कि आज इस पार्टी का सच अवाम के सामने आ गया है। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के नाम पर जो अवांछित, अनावश्यक प्रपंच किया गया, यद्यपि वो विधायकों को बाहर रख के किया गया, उसके बाद भी विश्वास का संकट दिल्ली में उत्तरोत्तर गहराता जा रहा है। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने आज दिल्ली हुकूमत पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपने बयान के लिए माफ़ी मांगें। उन्होंने ये भी कहा कि स्टिंग में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो इंतहाई संगीन है। हम इस मामले की CBI इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। स्टिंग के प्रकाश में आने के बाद भी, कई दिन गुजरने के बाद भी जिस प्रकार की छलपूर्ण निष्क्रियता दिल्ली सरकार में दिखाई पड़ रही है, वो बहुत संदेह उत्पन्न करती है कि इस विषय को सही ढंग से कभी जांच वो नहीं होने देंगे। इसलिए CBI को पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि CBI इस विषय का शीघ्र संज्ञान ले और इस पर उपयुक्त विधायी यानी वैधानिक और उपयुक्त जांच की कार्रवाई करे। और आइए अब आलमी खबरों पर नजर डालते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की कीमतों को महदूद करने की तजवीज़ पेश की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप की जानिब से गैस की कीमतों को महदूद करने के इक़दाम के बाद यूरोप को तवानाई की तमाम सप्लाई बंद करने की धमकी दी थी। पुतिन की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने यह कदम उठाया है। रूस के इक़दाम से यूरोपीय ममालिक को सर्दियों के महीनों में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के नतीजे में तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे यूरोपीय यूनियन की 27 रियासतों को कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह अर्सुला वान डेर लेनियन ने कहा है कि हमें रूस की आमदनी में कमी करनी चाहिए, जिसे सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंग की माली यानत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय यूनियन के तवानाई के वुज़रा का एक हंगामी इजलास जुमे को होना है। हॉलैंड गैस की कीमत मुकर्रर करने की मुसलसल मुखालफत करता रहा है। तहम जमहूरिया चेक के वज़ीर पहले ही कहा था कि इसे जुमे के इजलास के एजेंडे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते उज़्बेकिस्तान में मुलाकात करेंगे। इसकी इत्तला रूसी अफसरान के जरिए मिली है। चीन में रूस के सफ़ीर एंड्री डेंसोव ने कहा है कि दोनों लीडर 15 से 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम चोटी इजलास में मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने मॉस्को पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि यूक्रेनी बाशिंदों को ज़बरदस्ती रूस भेज दिया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पास इत्तलात हैं कि ये सब कुछ सदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत की निगरानी में हो रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि मॉस्को समेत मुख्तलिफ ज़राए से इत्तला है कि रूसी हुक्काम ने यूक्रेन के लाखों बाशिंदों से पूछगछ की है, उन्हें हिरासत में लिया है और ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया है। अल्बानिया ने तकरीबन 2 महीने पहले एक बड़े साइबर हमले के बाद ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और ईरान के सफारत खाने के मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है। अल्बानिया के वज़ीर आज़म रामा ने कहा है कि हुकूमत के फैसले से रस्मी तौर पर तराना में ईरानी सफारत खाने को एक सरकारी ख़त के ज़रिए से इत्तला दी गई है। सफारतकारों और सलामती एहलकारों समेत सफारत खाने के सभी मुलाजमीन को 24 घंटे के अंदर अल्बानिया छोड़ने का हुक्म दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि 15 जुलाई को एक साइबर हमले की वजह से अल्बानिया हुकूमत की कई डिजिटल खिदमात और वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद हो गई थी। और बढ़ते हैं अब खेल की खबरों की तरफ। मर्दों के हॉकी आलमी कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 16 टीमों को 4 अलग अलग गिरोह में रखा गया है। भारतीय टीम ग्रुप डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स के साथ हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में अर्जेंटीना और फ्रांस, जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। ग्रुप बी में बेल्जियम, जर्मनी, कोरिया और जापान को रखा गया है। ग्रुप सी में नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया और चिली की टीम शामिल हैं। इस टूर्नामेंट का इनेकाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 13 जनवरी से 2023 से 29 जनवरी 2023 के दरमियान होगा। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा आज बावकार डायमंड लीग के फाइनल में तारीख रकम करने के मकसद से उतरेंगे। आलमी चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर चोट की वजह से इस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए नीरज चोपड़ा को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। भारत के नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 17 साल अनुपमा अंडर 19 BWF रैंकिंग में सरे फहरिस्त हो गई हैं। वो BWF दर्जाबंदी में पहली पोजीशन पर पहुंचने वाली दूसरी हिंदुस्तानी शटलर हैं। पंचकुला की अनुपमा ने इस साल के शुरू में योगांडा और पोलैंड में जूनियर इंटरनेशनल टाइटल जीता था। अनुपमा ने 18 टूर्नामेंट्स में 18.60 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की है। उन्होंने 2 दर्जे की छलांग लगाई है। 4 भारतीय खिलाड़ियों के जूनियर रैंकिंग के टॉप 10 में जगह मिली है। अनुपमा के अलावा टॉप 10 में तस्नीम दूसरे मकाम पर हैं, अनुविशा गौड़ा छठे और उनती हुड्डा 9वें मकाम पर हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।